तो ये वाली डायग्राम अगर आपके माइंड में रहेगी तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और पहले आरबीसी का हम डब्ल्यूबीसीज़ का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे फर्दर डिजीज़ेज़ को स्टडी करेंगे। अब आ जाए यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसीज़। डब्ल्यूबीसीज़ को जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। एक होते हैं प्रोलिफरेटिव यानी कि जिसमें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं और ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स बन के एक्सपैंड हो गए हैं, ठीक है? एक तो हमारे पास होंगे प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जिसमें उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है और दूसरे होते हैं पीनियाज़, ल्यूकोपीनियाज़ यानी कि जिसमें उनकी अमाउंट कम हो रही है, ठीक है? और उसमें ल्यूकोसाइट की डेफिशिएंसी होगी। अब जो प्रोलिफरेशन होती है वो 2 तरह की होती है, वो रिएक्टिव भी हो सकती है, वो नियोप्लास्टिक भी हो सकती है। रिएक्टिव क्या होती है कि जो कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ या बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, उसके रिजल्ट में जो डब्ल्यूबीसीज़ की या ल्यूकोसाइट की प्रोलिफरेशन होती है, उसको हम रिएक्टिव प्रोलिफरेशन कहते हैं। और जो भी प्रोलिफरेशन हमारे पास किसी भी नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर यानी कि कैंसर वगैरह से हुई, जिसमें जीन्स में कोई मसला आया और उनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, जो कैंसरस म्यूटेशंस होती हैं, उनकी वजह से जो प्रोलिफरेशन होती है, उसको हम कहेंगे नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर। आगे हम पढ़ लेते हैं ल्यूकोपीनिया। नाम से ही आपको पता चल रहा है ल्यूकोसाइट पीनिया यानी कि उनका कम हो जाना। ठीक है? तो एब्नॉर्मली लो डब्ल्यूबीसी काउंट को हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। और ल्यूकोपीनिया में हमने पढ़ा है कि ल्यूकोसाइट्स कौन-कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है? तो उन सब की कमी की बात हो रही है। अगर तो न्यूट्रोफिल्स कम होंगे तो हम न्यूट्रोपीनिया कहेंगे, अगर ग्रैनुलोसाइट्स कम होंगे या अक्सर हम न्यूट्रोपीनिया के लिए एक ग्रैनुलोसाइटोपिनिया का वर्ड भी यूज़ करते हैं क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है? उसके अलावा क्या होता है कि लिम्फोपीनिया, जिसमें अब ल्यूकोपीनिया हमारे पास किसका है, ग्रैनुलोसाइट का, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स का है। लेकिन अगर हमारे पास उसमें कमी आ जाती है लिम्फॉइड सेल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोपीनिया, ठीक है? और लिम्फोपीनिया में क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स कम होते हैं यानी कि बीएनटी लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं। और बीओटी लिम्फोसाइट किस वजह से कम होते हैं, जिन लोगों को एचआईवी का इन्फेक्शन होता है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं, उनमें लिम्फोपीनिया मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगी वो लिम्फोपीनिया कराएगी। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टेरॉइड्स होते हैं और उसके अलावा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो कैंसर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसमें भी लिम्फोपीनिया हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ काम कर रही होती है। मेल न्यूट्रिशन में जिन लोग की जो न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती और उसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें लिम्फोपीनिया हो जाता है। अब लिम्फोपीनिया एक्चुअली क्या होता है कि लिम्फोपीनिया में ज़्यादातर क्या चल रहा होता है कि लिम्फोसाइट की रीडिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। कि हम क्या कहते हैं कि ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि जी एब्सोल्युटली लिम्फोसाइट्स कम हो गए हैं, बल्कि क्या होता है कि उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये होता है कि वो एक जगह पे किसी जगह जमा हो गए हैं और इतने ज़्यादा उस जगह पे जमा हो गए हैं कि बाकी पूरी बॉडी में उनकी कमी आ गई। फॉर एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, इंटरफेरॉन टाइप 1, ठीक है? अब ये इंटरफेरॉन टाइप 1 आगे जाके टी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं। और जब टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होते हैं ना, तो इनके जो ऊपर एक्सप्रेशन प्रोटीन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस प्रोटीन की जो एक्सप्रेशन होती है ना, वो चेंज करवा देते हैं। तो उसकी वजह से जब सरफेस प्रोटीन की एक्सप्रेशन चेंज हो गई थी, तो टी सेल्स की माइग्रेशन एबनॉर्मल हो जाती है। यानी इन सरफेस प्रोटीन का काम था टी सेल्स की उनकी सही जगह पे माइग्रेशन करवाना। जब इनके सरफेस प्रोटीन के अंदर चेंजेस आ गई तो उनकी माइग्रेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये माइग्रेशन रेगुलेट कर रहे थे, तो उनकी माइग्रेशन क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हमने बात की थी माइग्रेशन की, तो क्या ख्याल है अगर उन सेल्स की माइग्रेशन नहीं हो पा रही तो वो सिक्वेस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है कहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर वो लिम्फ नोड में पड़े हुए थे सेल्स, इनके सरफेस प्रोटीन के अंदर चेंजेस आई थी जो इन्होंने माइग्रेशन करानी थी, तो सरफेस प्रोटीन क्योंकि ऊपर से किसने आके सरफेस प्रोटीन बदलवा दिया, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है? जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था ना, हमारे पास क्या प्रोड्यूस किया था, एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया था इंटरफेरॉन आई, ठीक है? तो ये इंटरफेरॉन आई ने क्या किया था, सरफेस प्रोटीन की एक्सप्रेशन चेंज कराई थी, माइग्रेशन नहीं हो रही थी, तो वो इसी जगह पे सिक्वेस्टर होना स्टार्ट हो गए, यानी कि जमा होना स्टार्ट हो गए। और उनके जमा होने की वजह से क्या मसला होना स्टार्ट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो लिम्फ नोड में से रिलीज़ ही नहीं हुए और उसके अलावा या तो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जाके ये एडहेयर कर जाएँगे, ठीक है? सरफेस प्रोटीन की एक्सप्रेशन चेंज हुई है, अगर तो एंडोथेलियल सेल से एडहेयर हैं तो वहीं के वहीं एडहेयर रहेंगे, अगर लिम्फ नोड्स में पड़े हुए हैं तो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिम्फोपीनिया हो जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ग्रैनुलोसाइटोपिनिया जो है वो भी ज़्यादा कॉमन है और इसमें क्या होता है कि ग्रैनुलोसाइट्स की या तो अमाउंट कम हो जाती है या उनका फंक्शन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ग्रैनुलोसाइटोपिनिया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया नाम से ही पता चल रहा है कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड, न्यूट्रोपिनिया, ठीक है? ब्लड में न्यूट्रोफिल्स कम हो गए, इसके रीजंस आगे हम पढ़
नेक्स्ट वर्ड हमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। ए का मतलब होता है एब्सेंट और ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ग्रैन्युलोसाइट, और ज़्यादातर हम ग्रैन्युलोसाइट का वर्ड न्यूट्रोफिल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस में यही होते हैं। तो ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस जिसमें न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, और ये इतना सीरियस इन्फेक्शन, मतलब इतनी सीरियस वजह होती है, और ये कब होती है, मतलब अगर न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी तो क्या ख्याल है, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या आता है कि वो पेशेंट को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करें। न्यूट्रोफिल्स कम हो गए, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और ये ग्रैन्युलोसाइटोसिस के पेशेंट को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा न्यूट्रोपीनिया जो हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाना, उसकी क्या-क्या रीज़न्स हो सकती हैं। या तो ऐसा हो रहा है कि जो ग्रैन्युलोसाइट हमने ऊपर डायग्राम पढ़ी थी, बोन मैरो में बन रहे होते हैं, या तो उस बोन मैरो के अंदर मसला है ग्रैन्युलोपोइसिस, यानी ग्रैन्युलोसाइट्स की जो फॉर्मेशन है या तो वो नहीं हो रही, ठीक है, या तो उसकी ग्रैन्युलोपोइसिस का खराब हुई हुई है, या फिर बने हुए थे सेल्स, बेचारे बने हुए थे लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। या तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, या जैसे मैंने कहा था सिक्वेस्ट्रेशन हो जाना, कि जहाँ पे वो बन रहे हैं फॉर एग्जांपल बोन मैरो में या कहीं पे अगर पड़े हुए थे तो वो वहीं के वहीं रहेंगे, उधर से बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो या डिस्ट्रक्शन हो जाए, या सिक्वेस्ट्रेशन हो जाए, या उनकी फॉर्मेशन ख़राब हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास इनइफेक्टिव ग्रैन्युलोपोइसिस होती है, किस-किस कंडीशन में होती है। फॉर एग्जांपल जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल की सप्रेशन होती है एप्लास्टिक एनीमिया में, तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्योंकि पूरा बोन मैरो इफेक्ट होता है तो न्यूट्रोफिल्स भी कम हो जाएँगे। उसके अलावा कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं कि बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स पड़े होते हैं, लेकिन अब उन कैंसर्स ने आके यहाँ जगह बना ली, या किसी ग्रैन्युलोमा ने जगह बना ली। तो क्या ख़्याल है, इन्होंने जगह बना ली तो बेचारे कोई दूसरे सेल्स रिप्रोड्यूस हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे। उसकी वजह से आरबीसी कम होंगे, तो आरबीसी के कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स भी कम होंगे, और उसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होंगे, और पेशेंट को ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट्स कम होंगे। तो ऐसा पेशेंट इन्फेक्शंस के साथ भी होता है, जो कि हम एप्लास्टिक अनीमिया में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जो ग्रैन्युलोसाइटिक प्रिकर्सर्स होते हैं उनकी सप्रेशन कब होती है, जब बहुत सारे ड्रग्स के एक्सपोजर हो जाए तब। उसके अलावा हमने कहा था कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया वगैरह या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में क्या हो रहा था कि इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है। उसके अलावा कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं, जो कॉस्टमैन सिंड्रोम है, इसके अंदर हेरिडिटरी डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रैन्युलोसाइट की डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती। उसके अलावा न्यूट्रोफिल की सिक्वेस्ट्रेशन, अब दूसरा, ये तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ लिया था कि जिसमें चीज़ें कम सिंथेसाइज हो रही थी। दूसरी हम पढ़ रहे हैं कि चीज़ें या डिस्ट्रॉय हो रही हैं या सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है न्यूट्रोफिल्स की। डिस्ट्रक्शन कैसे-कैसे हो सकती है, इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकती है, न्यूट्रोफिल्स की की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इम्यून रिएक्शन कब होता है, एसएलई वगैरह में, या पेशेंट को कुछ ड्रग्स दिए तो उसमें हो जाएगा। उसके अलावा स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन एनलार्ज हो गई, स्प्लीन क्या करेगी कि सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स की तोड़-फोड़ स्टार्ट कर देगी, न्यूट्रोपीनिया भी हो जाएगा, और अक्सर क्योंकि स्प्लीन आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स को भी डैमेज करती है तो एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। या फिर एक और काम क्या हो रहा है कि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, यानी बॉडी में उसकी डिफरेंट एरियाज़ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, और वो कब होता है, जब पेशेंट को बहुत सीवियर कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या रिकेट्सियल इन्फेक्शन है, ये इतने सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं कि इसमें न्यूट्रोफिल्स बेचारे इस्तेमाल होते रहते हैं और उनकी कमी हो जाती है। अब ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस का सबसे कॉमन कॉज़ क्या है, ड्रग टॉक्सिसिटी। ड्रग्स की वजह से कौन-कौन से ड्रग्स ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस करवाते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की डिस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, वो हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं बहुत सारे, ये हम आगे फार्मा में पढ़ेंगे। कैंसर के ड्रग्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। क्योंकि इनका क्या काम होता है कि कैंसर में क्या होता है कि सेल ज़्यादा बन रहे हैं, यानी उनकी डीएनए रेप्लिकेशन ज़्यादा हो रही है, तो हमने ड्रग्स देने हैं डीएनए की रेप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए। तो अब क्या ख्याल है कि वो दूसरे सेल्स को, स्टेम सेल्स को भी इफ़ेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जब स्टेम सेल्स इफ़ेक्ट होंगे पेशेंट के, तो उसको क्या हो जाएगा, न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा। और ये क्या करते हैं कि जनरलाइज़ सप्रेशन करते हैं हेमाटोपोइसिस की, यानी तीनों सेल्स जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों की जो अमाउंट होती है बन रहे होते हैं, उनके अमाउंट कम कर देते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस क्या होता है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होता है, और इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कि ये ड्रग का एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता है, और इसमें कौन-कौन सी ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, एंटी कन्वल्जेंट, जिन लोगों के अंदर फिट्स पड़ते हैं या जो उनको झटके लगते हैं, उनको जो मेडिसिन देते हैं वो होते हैं एंटी कन्वल्सेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और डायूरेटिक की वजह से भी हो सकता है। अब जो एंटीसाइकोटिक कौन-कौन सी होती हैं, उसमें नाम है क्लोरप्रोमाज़िन और फिनोथायाज़ीन्स होती हैं, ठीक है? ये क्या करती हैं, ये प्रीकर्सर्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, यानी बोन मैरो के ऊपर जाएँगी, प्रीकर्सर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है? तो उसके न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस किसकी वजह से होता है, यानी कि जिसमें बिल्कुल ही उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वो किन ड्रग्स की वजह से होता है, सल्फोनामाइड की वजह से होता है। और क्या होता है, सल्फोनामाइड क्या कराते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, ये जाके क्या करेंगी कि ये उन सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जैसे इम्यून हीमोलिटिक एनीमियाज़ में हो रहा था। तो एक डिफरेंस याद रखना है कि जब ड्रग्स न्यूट्रोपीनिया कराती हैं, तो न्यूट्रोपीनिया में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट कम होती है, और वो कब होती है, जब ड्रग जाके उसके प्रीकर्सर्स पे काम
काम करता है, ठीक है? और अगर ड्रग क्या करे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवाए तो सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कराना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है? और ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस कौन कराता है? सल्फोनामाइड कराते हैं और एंटीसाइकोटिक्स न्यूट्रोपीनिया कराते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें एक्वायर्ड इडियोपैथिक यानी कि एक्वायर्ड डिजीज़ है, इडियोपैथिक है यानी कि उसका कोई कॉज़ नहीं पता, वो न्यूट्रोपीनिया होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि वो न्यूट्रोफिल्स के ऊपर जो स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं ना, उनके खिलाफ काम करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करा देंगी, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूट्रोपीनियाज़ होते हैं जिनमें हमारे पास जो ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, उनकी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है? जब उनके मतलब लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स हैं जो इमैच्योर फॉर्म्स हैं, उनकी मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन, मोनोक्लोनल का क्या होता है मतलब होता है जो एक क्लोन से अराइज हो रहे होते हैं, ठीक है? तो मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन जब उनके इमैच्योर सेल्स की स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स ल्यूकीमिया, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जब ये मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन चल रही होती है तो इसका क्या काम होता है कि मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होता है कि जो नियोप्लास्टिक सेल है, इसने क्या कराने हैं, ये प्रोड्यूस कराता है क्योंकि साइटोटॉक्सिक सेल होता है, तो ये क्या करा रहा होता है कि इसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को डिस्ट्रॉय करा देते हैं। तो इसके जो यानी कि इन सेल्स के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि इनका न्यूप्लेसिया हुआ है, ये ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जाते हैं न्यूट्रोफिल्स पे काम करते हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन करा देते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म थे न्यूट्रोपीनिया। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, यानी कि न्यूट्रोपीनियाज, ग्रैन्युलोसाइटोसिस वगैरह में बोन मैरो में क्या-क्या मसले चल रहे होते हैं। एक तो एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन चल रही है न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है? पेरीफ्री में चल रही है, यानी कि बॉडी में कहीं न कहीं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो क्या ख्याल है, मैरो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो बोन मैरो हाइपर सेलुलर हो जाएगा और ग्रैन्युलोसाइट के प्रीकर्सर्स बोन मैरो में हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो हाइपर सेलुलैरिटी इज़ रूल इन न्यूट्रोपीनियाज, इस बात को याद रखना है, ठीक है? और ये किस वजह से हो रहा है? इनइफेक्टिव ग्रैन्युलोपोइसिस, क्योंकि ग्रैन्युलोसाइट बन तो रहे हैं लेकिन वो इनइफेक्टिव ग्रैन्युलोपोइसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेरीफ्री में उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और वो रीज़न्स हम पढ़ चुके हैं। जब उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो बेचारा बोन मैरो इतने ज़्यादा बनाएगा लेकिन फिर भी वो पूरे नहीं पड़ेंगे, तो इसको कहते हैं हाइपर सेलुलैरिटी ऑफ बोन मैरो होगी। उसके अलावा ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस जो एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस किस वजह से होती है? हमने बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो कि प्रीकर्सर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी और एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस में क्योंकि प्रीकर्सर डिस्ट्रॉय होते हैं तो बोन मैरो की हाइपोसेलुलैरिटी होगी, इस बात को याद रखना है। अच्छा, एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस हुआ पेशेंट को तो क्या ख्याल है, उसके अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं और वो इन्फेक्शंस कौन से हैं? अल्सरेटिंग नेक्रोटाइजिंग लीजन्स, यानी कि अल्सर्स बनते हैं और नेक्रोसिस हुआ हुआ होता है जिंजाइवा में, जितने भी सेल टिश्यू होता है उसका, तो उसमें आपको ये लीजन्स नज़र आते हैं, फ्लोर ऑफ माउथ में नज़र आएँगे, बकल म्यूकोज़ा में, क्योंकि ये म्यूकोज़ल लीजन्स माउथ में ज़्यादा जल्दी अकर कर रहे होते हैं, ठीक है? इन्फेक्शंस जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जब इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो वो इन जगहों पे यानी म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन्स पे सबसे पहले अटैक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी सप्रेस हुई तो हमारे अपने बैक्टीरियाज़ भी हमारे खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्लोर ऑफ माउथ में, बकल म्यूकोज़ा में, फेरिंग्स में और ओरल कैविटी में हर जगह नेक्रोटाइजिंग लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको नाम देते हैं ए ग्रैन्युलोसाइटिक एंजाइना। उसके अलावा जो है वो आपको ना जब आप मुँह खुलवाओगे पेशेंट का तो आपको ग्रीन ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन सी बनी हुई नज़र आएँगी उसके पूरे माउथ में। क्यों? क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया और फंजाई जमा हुए हैं और उसकी वजह से ये हो रहा है। उसके अलावा अल्सरेटिव लीजन और कहाँ-कहाँ पे हो सकते हैं? पेशेंट की स्किन पे हो सकते हैं, वेजाइना में हो सकते हैं, एनस में हो सकते हैं और जीआई ट्रैक्ट में हो सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कभी इतनी सीवियर इम्यूनिटी सप्रेस होती है ग्रैन्युलोसाइटोसिस में कि पेशेंट को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस इतने सीवियर होते हैं और वो किस-किस जगह के होते हैं? लंग्स के, यूरिनरी ट्रैक्ट के और किडनीज़ के, और ये चीज़ें फेल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट, अब क्योंकि जो फंगस होता है, फंगस क्या होता है कि वो इम्यूनो सप्रेसिव लोगों को अटैक करता है, ठीक है? जैसे ही इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो सबसे पहले फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसलिए न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और कौन-कौन से फंगस की वजह से? कैंडिडा और एस्परजिलस की वजह से इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिज़्म, इम्यूनिटी नहीं है पेशेंट की, तो ये ऑर्गेनिज़्म बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और ग्रो करते जाते हैं। ल्यूकोसाइट बेचारे हैं ही नहीं, इनको अटैक नहीं करेंगे और इसकी वजह से इन ऑर्गेनिज़्म को मौका मिल जाता है और ये ग्रो करते रहते हैं। उसके अलावा अक्सर बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो अपनी कॉलोनी बनाते हैं। उस कॉलोनी को क्या नाम देते हैं? बॉट्रियोमाइकोसिस, ठीक है? और एगर प्लेट्स होती है ना, जिसमें हम टेस्ट के लिए एक एगर लेते हैं, उसमें एक ऑर्गेनिज़्म को ग्रो कराते हैं, तो एगर प्लेट्स पे जो ये कॉलोनीज़ बनाते हैं, यानी एगर में हम एक चीज़ स्पेसिमेन डालते हैं और उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज़्म है। तो एगर प्लेट्स पे ये कॉलोनीज़ बनाते हैं और उसको कहते हैं बॉट्रियोमाइकोसिस। अब न्यूट्रोपीनिया क्या ख्याल है? सिम्पटम्स, न्यूट्रोपीनिया हो रहा है न्यूट्रोफिल्स की कमी की वजह से, तो क्या ख्याल है कि पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है? न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है कि ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं। जब न्यूट्रोपीनिया हो गया है तो पेशेंट को क्या होगा? इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन कैसे नज़र आएगा कि पेशेंट
आएगा, कहेगा कि पेशेंट को आप देखेंगे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ीवर होगा, उसको चिल्स यानी कि उसको पसीने छूट रहे होंगे, कँपकँपा रही होगी बॉडी, उसके पूरे जिस्म में दर्द होगा, उसके अलावा वीकनेस होगी, फटीग होगी, ठीक है? और एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस के जो पेशेंट्स आएँगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन है, क्योंकि बिल्कुल ही जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मौजूद नहीं हैं और इसकी वजह से आवर्स और डेज़ के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा न्यूट्रोफिल कितना कम हो जाए तो सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं 500 से बिलो। नॉर्मल अमाउंट होती है इसकी 2500 से लेके 7000 तक, ठीक है? न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल अमाउंट 2500 कहाँ है, 500 कहाँ है? तो जब 500 से कम हो जाएँगे न्यूट्रोफिल्स, तो तब इन्फेक्शंस पेशेंट को इतने फुल मिनट होता है जो थोड़ी सी देर में आकर करते हैं और पेशेंट की डेथ करा देते हैं और बहुत सिवियर होते हैं। तो क्या ख्याल है कि इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हम क्या देते हैं, एंटीबॉडी। और इसमें एंटीबॉडी देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऐसी एंटीबॉडी जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कवर प्रोवाइड करती है, यानी कि जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इन्फेक्शन बहुत सिवियर है और क्योंकि पेशेंट को न्यूट्रोपिनिक पेशेंट है, उसके न्यूट्रोफिल्स कम है, तो उसका इन्फेक्शन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। तो हमें कोई एक ऑर्गेनिज्म कंफर्म नहीं होता, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में यही एंटीबायोटिक दी जाती है। जब पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन के साथ, तो यही वाली एंटीबायोटिक दी जाती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कभी-कभी जब माइलोसप्रेसिव थेरेपी यानी कि कोई माइलॉइड नियोप्लाज़्म है, उसको सप्रेस करने के लिए कोई कीमोथेरेपी चल रही थी, तो जब वो कीमोथेरेपी की वजह से अगर तो न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, तो उसमें आप क्या देते हो, ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसका काम क्या होता है कि ये जाता है बोन मैरो में और बोन मैरो के अंदर जो ग्रैन्युलोसाइट्स की कॉलोनी होती है, उसको स्टिमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या था, ग्रैन्युलोसाइट बेचारे सब थे कैंसर की कीमोथेरेपी की वजह से। हमने क्या किया कि ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दिया और ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बोन मैरो में जाके जो ग्रैन्युलोसाइट के प्रिकर्सर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा और आगे न्यूट्रोफिल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। अब अगला टॉपिक आ जाएँ कि जिसमें है रिएक्टिव प्रोलिफरेशन। रिएक्टिव का वर्ड मैंने पहले भी बताया, जो किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ठीक है? रिएक्टिव प्रोलिफरेशन ऑफ डब्ल्यूपीसीज़ एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में क्या पड़े होंगे? लिम्फोइड सेल पड़े होंगे। ल्यूकोसाइटोसिस, नाम से ही पता चल रहा है कि ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज़ बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं और ये किस वजह से होते हैं? इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। अब जब आप पेरिफेरल ब्लड लेते हो, पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हो, तो उसमें ल्यूकोसाइट ज़्यादा मिलेगा और ये किस-किस वजह से हो सकता है? या तो क्या हो रहा है कि जो स्टोरेज पूल है, यानी कि ल्यूकोसाइट का स्टोरेज पूल कहाँ-कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है, थाइमस में होता है, सर्कुलेशन में होता है यानी ब्लड में भी होता है और पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ठीक है? 4 जगहों पे स्टोरेज पूल है। तो या तो ये हुआ है कि जो माइलॉइड और लिम्फोइड प्रिकर्सर्स हैं, इनके जो प्रिकर्सर्स बोन मैरो में पड़े हुए हैं, थाइमस में, सर्कुलेशन में, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, या तो वो ज़्यादा हो गए हैं, एक ये रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है कि या तो स्टोरेज पूल से इनका रिलीज़ ज़्यादा हो गया है, ठीक है? या तो स्टोरेज पूल खुद ज़्यादा हो गया है या स्टोरेज पूल से रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि वो सेल्स जो कि अब क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स, इनका काम क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और हमने पढ़ा था कि एंडोथेलियम से आके अटैच होते हैं और जो एंडोथेलियम से इनकी पॉपुलेशन अटैच होती है उसको कहते हैं मार्जिनल पूल, ठीक है? या तो इनका ये जो एंडोथेलियम के साथ अटैच्ड अमाउंट है, जो इनका मार्जिनल पूल है, या तो वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है? एडहेरेंट टू द ब्लड वेसल्स, या तो वो ज़्यादा हो गया है, या फिर क्या हो रहा है कि जो सेल्स की एक्स्ट्रावेजेशन है, यानी कि ब्लड में पड़े हुए होते हैं ना, या तो ब्लड से टिश्यूज़ में उनकी अमाउंट ज़्यादा जाना शुरू हो गई है। तो ये 4 रीज़न्स हो सकती हैं कि एक्स्ट्रावेजेट नॉर्मल अमाउंट में होने चाहिए ना, लेकिन जब एक्स्ट्रावेजेशन ज़्यादा ब्लड में से होके टिश्यूज़ में जाएगी तो ऑब्वियसली वो ल्यूकोसाइट ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये रीज़न हो सकती हैं। अब जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पूरा ल्यूकोसाइट का हीमोस्टेसिस होता है, वो ल्यूकोसाइट्स को कैसे रिक्रूट किया जाता है, वो सारा मैकेनिज़्म हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा हुआ है। साइटोकाइन्स आते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, एडहेजन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो 3 चीज़ें होती हैं, ये जाती हैं और ये ल्यूकोसाइट्स की क्या कराएँगी? प्रोलिफरेशन कराएँगी, यानी उनको प्रोलिफरेट कराएँगी कि भई तुम ज़्यादा से ज़्यादा बनो। उनको डिफरेंशिएट कराएँगी, यानी कि कहेंगे कि भई तुम ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो जाओ, ठीक है? और जब प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएशन करा के उसको मैच्योर करा देंगी, तो अब कहेंगे कि भाई अब तुम ब्लड में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो जाओ, ठीक है? तो वो ब्लड में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगी। तो यानी कि हर प्रोसेस को, ये चारों के चारों प्रोसेस को जो है वो ये ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइन और एडिशन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा करवा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिलिक, अब न्यूट्रोफिल नाम से ही पता है, हमें पता है कि न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ होते हैं, तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस किसी भी इन्फेक्शन में होता है, ठीक है? अब एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है, अचानक कोई इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मैच्योर ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ना, बोन मैरो में पड़े होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट का काम इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना, ये फटाफट रिलीज़ होते हैं और ये बोन मैरो से निकल के क्या जाएँगे कि बोन मैरो से निकल के जाएँगे और उस इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इनको रिलीज़ कौन कराता है? इन्फ्लेमेशन में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो इनको रिलीज़ करवा रही होती हैं?
हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं जैसे TNF वगैरह, इंटरल्यूकिन 1, ठीक है? तो TNF और इंटरल्यूकिन 1 का काम होता है कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनको रिलीज़ कराना, ठीक है? इन दोनों चीज़ों का काम होता है। उसके अलावा और बहुत बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो इनको रिलीज़ कराते हैं। किन-किन जगहों से मैक्रोफेजेस से, बोन मैरो स्ट्रोमल सेल से और टी सेल से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करें। क्योंकि जितने ज़्यादा हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, उतने ज़्यादा ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस होंगे और उतना ज़्यादा इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना आसान हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर जो हैं, हमने पढ़ा है ना कि ये वाले जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ़ एक तरह के ल्यूकोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल ले लो इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 जो है, वो सिर्फ़ इओसिनोफिल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है? और जबकि जो ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है, ये न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करते हैं और न्यूट्रोफिलिया करवाते हैं। अब हम मैकेनिज्म और ल्यूकोसाइटोसिस का कॉज देख लेते हैं। या तो मैरो में उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और ये कब होती है, जब कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, या कोई नियोप्लाज्म है, या कोई माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स है, या फिर बोन मैरो के स्टोर में से इसकी रिलीज़ ज़्यादा हो रही है। और रिलीज़ ज़्यादा कब होती है, एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। कब और अक्सर क्या होता है कि मार्जिनेशन कम हो रही है, ठीक है? मार्जिनेशन कम कब होती है, एक्सरसाइज में और कैरिकोलमिन में। और मार्जिनेशन हमने पढ़ा था कि क्या होता है के मार्जिनल पूल ये वाला जो एंडोथेलियल सेल से अटैच होता है। तो मार्जिनेशन कम कब होती है, एक्सरसाइज में। और जब कैटेकोलामीन कब रिलीज होते हैं, स्ट्रेस की कंडीशंस में, जब बॉडी किसी स्ट्रेस में होती है। या तो टिश्यूज़ में एक्स्ट्रावेजेशन कम हो जाती है, डिक्रीज्ड एक्स्ट्रावेजेशन इनटू टिश्यूज़, तो ये कब होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह के यानी कि जब पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हो तो तब उसमें एक्स्ट्रावेजेशन टिश्यूज़ में कम हो जाती है। तो क्या ख्याल है कि जब वो टिश्यूज़ में नहीं जा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है? मार्जिनेशन कम होने का मतलब क्या है कि एंडोथेलियल सेल से कम अटैच हो रहे हैं। तो जब एंडोथेलियल सेल से कम अटैच हो रहे हैं तो ब्लड में ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो इस वजह से भी डिक्रीज़ मार्जिनेशन में भी ल्यूकोसाइटोसिस होता है। बोन मैरो में से ज़्यादा रिलीज़ हो तब ल्यूकोसाइटोसिस होता है, या बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तब ल्यूकोसाइटोसिस होता है। अब क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन-कौन सी टाइप्स हैं? अब हमें पता है कि ल्यूकोसाइट कितने तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स थे। तो उन सब के आगे फिलिया लगा दो, न्यूट्रोफिलिया, इओसिनोफिलिया, बेसोफिलिया, मोनोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि ये उनकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है। अब बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन चलती है या कोई सेप्सिस होती है या कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं, इनके ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, ना सिर्फ ये कि ज़्यादा बनते हैं, बल्कि उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाती हैं न्यूट्रोफिल्स में, जब कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है। एक डिज़ीज़ होती है कावासाकी डिज़ीज़, ये भी बच्चों में होती है ज़्यादातर। ये हार्ट का एक इशू की वजह से होती है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लेंगे। तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस होती है और न्यूट्रोफिल्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स में चेंजेस क्या आते हैं कि ये देखो, न्यूट्रोफिल्स में छोटे-छोटे ग्रैन्यूल पड़े हुए नज़र आ रहे हैं अंदर न्यूट्रोफिल्स के, ठीक है? तो ये जो ग्रैन्युलेशन होती है, टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन होती है। इनको टॉक्सिक का नाम हम क्यों दे रहे हैं? पर्पल कलर के साइटोप्लाज्मिक जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन क्यों हैं? क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुई हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर। तो ऐसे जो जिन पेशेंट्स के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस होता है, यानी ल्यूकोसाइट ज़्यादा हैं, उनके न्यूट्रोफिल जब आप देखेंगे तो उसमें आपको टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन नज़र आएँगे। और दूसरी आपको डॉल बॉडीज़ नज़र आती हैं। डॉल बॉडीज़ क्या होती हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब डायलेट हो जाता है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायलेट होके ना इस कलर का, ये जो देखो ये ब्लू सा पड़ा हुआ है, इस कलर का नज़र आता है। तो इसको हम डॉल बॉडीज़ का नाम देते हैं। अब जो टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये देखो पर्पल कलर के पड़े हुए हैं। तो ये जो पर्पल कलर के टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स हैं ना, इनको हम क्या नाम देते हैं? एज़्यूरोफिलिक प्राइमरी ग्रैन्यूल्स। एज़्यूरोफिलिक प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके अलावा अक्सर ऐसे होता है कि आपको रिएक्टिव और नियोप्लास्टिक ल्यूकोसाइटोसिस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या कैंसर की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो बच्चों में होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स इतने ज़्यादा बॉडी में बनते हैं, तो ये इन्फेक्शन, लेकिन वो इतने ज़्यादा बनते हैं कि ऐसे लगता है कि किसी कैंसर की वजह से हो रहे हैं। उसके अलावा जब कभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं कुछ पेशेंट्स में, और उसकी वजह से इमैच्योर ग्रैन्युलोसाइट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बिल्कुल उस तरह दिख रहे होते हैं जैसे ये माइलॉइड ल्यूकीमिया है। तो इसको कहते हैं ल्यूकीमॉइड, OID। मॉइड का वर्ड यूज़ होता है कि लाइक, यानी कि असल में वैसा नहीं है, उसकी तरह का है। तो हम ल्यूकीमॉइड कह रहे हैं कि ल्यूकीमिया की तरह का रिएक्शन हुआ है, ठीक है? तो यानी कि ऐसे होता है कि अक्सर पेशेंट कैंसर का नहीं है, वायरल इन्फेक्शन का है, लेकिन जब उसके लिम्फोइड सेल्स हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो नियोप्लास्टिक है। इसी तरह क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो इतने सीवियर इन्फेक्शंस के साथ आते हैं कि उनमें इमेच्योर ग्रैन्युलोसाइट्स बनते हैं, तो हमें देखने से ऐसे लगता है कि ये माइलॉइड ल्यूकीमिया के सेल्स हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं ल्यूकीमॉइड रिएक्शन, के वो ल्यूकीमिया नहीं है, लेकिन ल्यूकीमिया के तरह के सेल्स लग रहे हैं।
इसके बाद हम ल्यूकोसाइटोसिस की टाइप्स, ये देखो हमने पढ़ा न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस किस में होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो जो कि पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पायोजेनिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो पस बनाते हैं। उसके अलावा अक्सर जो टिश्यू का निक्रोसिस चल रहा होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह में, उसमें भी न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होता है। उसके अलावा इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिल्स किस में ज़्यादा होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन में। तो इयोसिनोफिल्स आपने याद रखना है कि एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिन लोगों को एस्थमा वगैरह होता है उन लोगों में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा होते हैं? इयोसिनोफिल्स ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इयोसिनोफिल्स किस में ज़्यादा होते हैं? जिनके अंदर पैरासाइट्स वगैरह की इन्फेस्टेशंस होती हैं, यानी पैरासाइट इन्फेस्टेशन, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जिन पेशेंट्स में होती है उनके अंदर भी अक्सर इयोसिनोफिल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सारी मैलिग्नेंसीज जैसे हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी मिल सकती हैं। लेकिन आपने जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो यही कि एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शंस और बहुत सारे ड्रग रिएक्शंस और मैलिग्नेंसीज वगैरह, ठीक है? ये मेन चीज़ें आपकी याद रखने वाली हैं। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं बेज़ोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। जो बेज़ोफिलिया है वो ज़्यादातर बेज़ोफिल्स किस में बढ़ रहे होते हैं? मायोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज़म्स में, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया वगैरह में बढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइट आपको नाम से ही पता चल रहा है, मोनोसाइट क्रॉनिक इन्फेक्शन में ज़्यादा होते हैं। तो जो टीबी वगैरह के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये मोनोसाइटोसिस ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि टीबी में होते हैं। लिम्फोसाइटोसिस, जो लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं? लिम्फोसाइट्स जो है वो बिल्कुल मोनोसाइट्स के साथ ही ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है? और ये किस में ज़्यादातर होते हैं? ये ज़्यादातर होते हैं क्रॉनिक इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलेशन, जैसे टीबी, ब्रूसिलोसिस वगैरह में इम्यून स्टिमुलेशन चल रही होती है ना काफ़ी टाइम से। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस में भी ज़्यादा होते हैं, और बॉर्डिटेला पर्टुसिस इन्फेक्शन में भी, ये सारे इन्फेक्शंस हैं जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे। तो आपने जनरल से ये इनके कॉजेज़ पढ़ लेने, आपको थोड़ी बहुत नो-हाउ होनी चाहिए। और मेन जैसे मैंने कहा न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह में होता है, यानी जहाँ इन्फ्लेमेशन चल रही है वहाँ न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे। इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादा होंगे। एलर्जिक रिएक्शन कौन-कौन से होते हैं? एस्थमा, हे फीवर। उसके अलावा पैरासिटिक इन्फेस्टेशन में ज़्यादा होंगे। बेज़ोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है कि जो माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज़्म में ज़्यादा होंगे। मोनोसाइट किस में? क्रॉनिक इन्फेक्शन, टीबी वगैरह उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है? लिम्फोसाइट किस में ज़्यादा होंगे? मोनोसाइट के साथ ही क्रॉनिक इन्फेक्शंस में ज़्यादा होते हैं, जैसे टीबी, ब्रूसिलोसिस वगैरह, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब जल्दी से कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं, और एक टॉपिक हमने स्टार्ट करना है लिम्फेडिनाइटिस। उसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। ये जो हमने पढ़ा था कि जो एंजाइना हो जाता है, ठीक है? जो हमने पढ़ा था ना कि निक्रोसिस वगैरह और वो सारी चीज़ें, आपको माउथ में कैविटी में मेम्ब्रेन नज़र आती है, ये वो है। देखो कैसे कि न्यूट्रोपिनिया हुआ, या ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस हुआ, ए ग्रैन्युलोसिटिक एंजाइना है ये, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। और देखो कैसे पूरी वाइट मेम्ब्रेन और ये रेड सी मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ये पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ हुआ है। उसके बाद ये भी देख लो कि ये अगर ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुए हैं, जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में ऐसी मेम्ब्रेन बनती है। उसके अलावा ये देखो येलो सी मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है, देखो वाइट सी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है आपको, स्कारलेट फीवर में ये नज़र आती है। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें ये देखो आपको पूरी एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई नज़र आती है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपके बॉडी का मैकेनिज्म है ही नहीं और इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने का, तो ये सारी बननी स्टार्ट हो जाती हैं मेम्ब्रेन्स। अब देखो विंसेंट एंजाइना, वही जो हमने पढ़ा था, इसमें देखो कि ये पूरा पैच सा बना हुआ पड़ा है, ठीक है? और ये देखो इस पेशेंट को जिंजिवाइटिस भी है, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, इसको दूसरे बैक्टीरियाज़ अटैक कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं, ये देखो ये जो पर्पल टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस पड़ी हुई हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी, ठीक है? ये वो टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस है। उसके अलावा ये देखो, ये हमारे पास डॉर बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और ये साथ में टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस है। ये हमें कितनी न्यूट्रोफिल्स में नज़र आ रही हैं, और ये कब होती है? जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस होती हैं। अब ये देख लें, यहाँ पे भी टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन है जिसमें बहुत डार्क से साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, आपको नज़र आते हैं। और ये जो टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस होती है ना, इनको हम प्राइमरी ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है? अब ये जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर कब बनते हैं? जब कोई एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं तो ये टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स बनते हैं, और इनको प्राइमरी ग्रैन्यूल्स का नाम देते हैं हम। और इनके अंदर, इन ग्रैन्यूल्स के अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है ताकि इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट किया जा सके। तो इन प्राइमरी ग्रैन्यूल को जो हमने पढ़ा था ना अभी वर्ड, एज़्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स, इसलिए प्राइमरी ग्रैन्यूल्स कह रहे हैं क्योंकि एज़्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं और इनके अंदर एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम कैंसर्स वगैरह पढ़ेंगे तो हम इसी चीज़ की बेसिस पर डायग्नोस करते हैं कि ये कौन सा सेल है। अब यहाँ पे भी देख लें टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन है, और इसमें देख लें कि कैसे एज़्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स, ये देखो पर्पल से पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये सारे हम टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन हमने देख लिया, और इन ग्रैन्यूल्स को क्या नाम दे रहे हैं? एज़्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स का नाम दे रहे हैं। अब आगे हमने लिम्फेडिनाइटिस पढ़ना है, यानी लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन। तो उसके लिए आपको लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर का थोड़ा-सा पता होना चाहिए। ये जो फॉलिकल्स होती है ना, ये वाली फॉलिकल जिसमें बी सेल्स पड़े होते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल, जिसमें ज़्यादातर बी सेल्स होते हैं, ठीक है? और उसके बाद देखो ये फॉलिकल के इर्द-गिर्द ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं पैराकॉर्टिकल एरिया। तो ये जो कॉर्टेक्स के साथ इधर फॉलिकल का एरिया पड़ा हुआ है, इसको पैराकॉर्टिकल एरिया कहते हैं, और इसमें टी सेल्स होते हैं। उसके अलावा ये मेड्यूला है लिम्फ नोड का, ठीक है? मेड्यूला में मैक्रोफेज
मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल बनने पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वेसल्स वगैरह हैं, ये ब्लड सप्लाई देती हैं, क्योंकि इनको ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई तो चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे ये हमने क्या पढ़े हैं कि ये हमारे पास है प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल, जिसमें बी सेल्स हैं। ये वाली जो फॉलिकल्स है, देखो इनमें जर्मिनल सेंटर यानी कि सेंटर वाला जो पार्ट है ना, उसमें एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल, कि इसमें जर्मिनल सेंटर बन गया, यानी कि कोई इन्फेक्शन आया है। यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल जो नॉर्मली पड़ी हुई है, लेकिन सेकेंडरी कब बनती है कि जब कोई इन्फेक्शन आया है तो उसके सेंटर में जो एक्टिवेटेड सेल्स हैं वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको कहते हैं जर्मिनल सेंटर, ठीक है। तो ये बात जर्मिनल सेंटर आपने याद रखना है। जर्मिनल सेंटर, प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल। पैराकॉर्टिकल एरिया क्या होता है कि पैराकॉर्टिकल एरिया में टी सेल्स होते हैं, और लिम्फोइड फॉलिकल्स में क्या होते हैं, बी सेल्स होते हैं। और उसी लिम्फोइड फॉलिकल में अगर जर्मिनल सेंटर आ जाए तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल। ये भी हमारे पास लिम्फ नोड पड़ा हुआ है, देखो कि ये हमारे पास कैसे अंदर लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं और रेटिकुलर फाइबर्स पड़े हुए हैं, और ये एक जनरल सी डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। अब आगे हमने जो लिम्फेडिनाइटिस पढ़ना है, उसके लिए देखो कैसे लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन होगी, और ऊपर से इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन अक्सर फटती है, पस वगैरह निकलती है, और ये साइनस सा बन जाता है, एक ट्रैक सा, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन है लिम्फ नोड की। ये देखो टीबी का पेशेंट आता है, क्योंकि टीबी लंग्स में होता है ना, ये देखो नीचे लंग्स पड़े हुए हैं, तो लंग्स का सारा लिम्फ फ्लो करके कहाँ जाएगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, और इन नोड्स के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो आपको ऐसे ये लिम्फ नोड स्वेल सा नजर आता है। इसको हम कहते हैं लिम्फेडिनाइटिस, और ये टीबी की वजह से हो रही है। अब एक और वर्ड जो आपको पता होना चाहिए वो होता है लैंगरहांस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। हिस्टियोसाइट्स, लैंगरहांस सेल्स क्या होते हैं कि ये इम्यून सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन में पड़े हुए होते हैं, और जब इनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं लैंगरहान हिस्टियोसाइटोसिस। और ये देखो जब ये ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं तो ग्रैनुलोमा बना लेते हैं, कि इसमें ये देखो सारे सेल सेंटर में जमा होते हैं, फिर ये प्लाज्मा सेल्स, टी सेल्स, यूसिनोफिल सब जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ग्रैनुलोमा का नाम देते हैं। कि देखो ये लैंगरहान सेल स्किन में पड़े हुए हैं, देखो जैसे स्किन में कोई बैक्टीरिया आएगा ये फटाफट खाएंगे और ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, लैंगरहान सेल हिस्टियोसाइटोसिस। ये भी एक जनरल सी डायग्राम है, इसमें देख लो कि ये लैंगरहांस सेल्स पड़े हुए थे स्किन में, कोई एंटीजन आया, लैंगरहांस सेल्स उसको खाते हैं, और खाने के बाद इसको कहाँ लेके जाते हैं, लिम्फ नोड के पास लेके जाते हैं। फिर लिम्फ नोड में फर्दर उनका अटैक वगैरह किया जाता है, और वो सारी चीज़ें उनको यानी कि उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये भी एक डायग्राम है, इसमें भी जल्दी जल्दी देखने, देखिए लैंगरहांस सेल्स स्किन में पड़े हुए हैं, और ये क्या कर रहे होंगे कि ये स्किन में जो भी इन्फेक्शन आ रहा होता है उसको खा रहे होते हैं। अब हमने डायग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लिम्फेडिनाइटिस, यानी कि लिम्फ नोड की स्वेलिंग, और लिम्फेडिनाइटिस क्या होती है और ये क्यों होती है। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि जो प्रिकर्सर्स हैं वो इनिशियल डेवलपमेंट उनकी कहाँ होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। यानी कि जो भी लिम्फोइड के प्रिकर्सर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे पहले एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, उसमें पड़े हुए होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें पहले प्रिकर्सर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बोन मैरो के बी सेल्स, बोन मैरो में बी सेल्स हैं, और थाइमस में टी सेल्स मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किसके लिए है, बी सेल्स के लिए, और थाइमस टी सेल के लिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, अब थाइमस में मैच्योर होंगे, उसके बाद रिलीज़ होंगे, ब्लड में जाएंगे, वहाँ पे साइटोकाइन और कीमोकाइन आएंगे, और साइटोकाइन कीमोकाइन क्या करेंगे कि लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे और उनको उठा के लिम्फ नोड के पास लेके जाएंगे फिर, ठीक है। थाइमस में मैच्योर होते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा इन्फेक्शन वगैरह हो तो फिर ये कहाँ जाएंगे, लिम्फ नोड के पास जाएंगे, स्प्लीन के पास जाएंगे, टॉन्सिल, एडेनॉइड, और पेयर पैचेस क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, उनको पेयर पैचेस का नाम देते हैं। एडेनॉइड क्या होते हैं, जो हमारे गले में पड़े हुए होते हैं। और ये वाली जो एरियाज़ होते हैं, अब देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है कि जहाँ पे वो सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एक दफ़ा वहाँ से रिलीज़ होने के बाद जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ या फ्लो करके ये जिन ऑर्गन्स में जाते हैं उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कब जाते हैं, जब इनको साइटोकाइन और कीमोकाइन स्टिमुलेट करते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, हमने पढ़ लिया, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, टॉन्सिल है, एडिनॉइड है, और पेयर पैचेस हैं, और इनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। अब जो है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या है, लिम्फ नोड है। ये ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जगहों पे मौजूद होते हैं, और लिम्फोइड टिश्यू के लिए बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल भी हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमारी बॉडी में हर वक्त लिम्फ फ्लो कर रहा होता है, तो लिम्फ बड़ी आसानी से जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं उनको कहाँ तक, लिम्फ नोड के पास लेके चला जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे डायग्राम दिखाई थी, टीबी वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें लिम्फ नोड को देख के हम फटाफट डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट एक स्वेलन लिम्फ नोड के साथ आया, आप पहले तो ऊपर से देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, बाद में जब आप लिम्फ नोड की बायोप्सी कराते हो तो आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, ठीक है। और ये बात हमने बी सेल और टी सेल पढ़ ली है कि कहाँ पे लिम्फ नोड में पड़े हुए होते हैं, इस चीज़ का हमें पता है। आगे हम चलते हैं कि जो इम्यून सेल्स की जो एक्टिवेशन होती है लिम्फ नोड में वो
किस वजह से होती है कि कोई एंटीजन आएगा, इनको स्टिमुलेट करेगा। तो प्राइमरी फॉलिकल्स मैंने बताया था ना कि जिसमें सिर्फ बी सेल्स पड़े हुए थे, उनको हम कह रहे थे प्राइमरी फॉलिकल्स के पहले एंटीजन आके इनको स्टिमुलेट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एंटीजन आया, उसने इन बी सेल्स को स्टिमुलेट किया, तो बीच में एक्टिव सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो जर्मिनल सेंटर जो हम देख चुके हैं, ठीक है। और ये जो जर्मिनल सेंटर होते हैं, इनका क्या काम होता है कि इसमें एक्टिवेटेड बी सेल्स होते हैं, और एक्टिवेटेड बी सेल्स ने क्या किया कि एंटीजन की वजह से जर्मिनल सेंटर बने हैं, तो अब ये क्या बनाएंगी, अब ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगी ताकि उस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट किया जा सके, और वो उन स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाए। ये मकसद होता है जर्मिनल सेंटर के बनने का। उसके बाद हम कहते हैं कि पैराकॉर्टिकल, हमने पढ़ा था ना कि कॉर्टेक्स के इर्द-गिर्द, ये वो जो हमने ये पढ़ी थी कि ये बी सेल का पूरा वो पड़ा हुआ था प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये जर्मिनल सेंटर था, और इसके साथ ये वाला एरिया था, इसको हम कह रहे थे पैराकॉर्टिकल एरिया, और उसमें टी सेल्स थे। अब क्या ख्याल है कि जब कोई एक एंटीजन बी सेल्स के पास आया, जर्मिनल सेंटर बन गए, तो ये टी सेल्स भी तो पड़े हुए हैं, ये भी तो कहेंगे कि हाँ भाई देखो एंटीजन आ गया। तो अब क्या ख्याल है कि ये भी तो डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, तो इनका भी क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाता है इन सेल्स का भी, ठीक है। ये भी हाइपर प्लास्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये भी ज़्यादा अमाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी रिस्पॉन्स की कितनी है, यानी कितना सिवियर इन्फेक्शन है। अब जो छोटी-छोटी ट्रिवियल इंजरीज़ होती हैं, छोटे-छोटे इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसमें इतना नोड एनलार्ज नहीं होता, लेकिन जो सिग्निफिकेंट इन्फेक्शंस होते हैं बड़े-बड़े, उसमें नोड एनलार्ज हो जाता है। जैसे मैंने कहा टीबी का इन्फेक्शन रिज़ॉल्व होने में सालों लग जाते हैं पेशेंट को, तो इसलिए उनमें भी नोड एनलार्ज हो जाते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि ये जो लिम्फ नोड बेचारे होते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो इन्फ्लेमेशन का एंड रिज़ल्ट क्या होता है, स्कारिंग। तो जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन चल के इनको डिस्ट्रॉय कर दे, तो इनकी एंड पे क्या हो जाती है, स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जो लिम्फ नोड होते हैं, वो कभी भी, हम कहते हैं कि कभी भी नॉर्मल या रेस्टिंग नहीं होते, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बॉडी में चलता रहता है, कभी ना कभी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन चलती रहती है। तो ये लिम्फ नोड बेचारे जो है वो हमेशा काम करते रहते हैं, और लिम्फ नोड की जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, क्योंकि हमने कहा है कि नॉर्मल और रेस्टिंग तो कभी भी नहीं होता, हमेशा काम में लगा होता है, तो जो इनकी इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम कहते हैं कि अगर तो वो एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से हुए तो एक्यूट कहेंगे, और क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से हुए तो उसको क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस कहेंगे। अब एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस सर्वाइकल रीजन यानी गर्दन के एरिया में जो मैंने लिम्फ नोड दिखाया था, वो किस वजह से हो सकता है, कोई भी माइक्रोब जिसने इन्फेक्शन किया। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट की गर्दन पड़ी हुई है, गर्दन के लिम्फ नोड है, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे मुंह पड़ा हुआ है, ठीक है। मुंह पे माउथ एरिया में इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो वो सारे के सारे ड्रेन, यानी कि ये वाला एरिया इसका लिम्फ ड्रेन होके सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाता है, तो यहाँ इन्फेक्शन होंगे तो गर्दन के लिम्फ नोड सर्वाइकल रीजन के स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो बगल का एरिया होता है, यानी कि ये जो उंगली, मतलब ये जो बाजू के साथ एक्सिलरी रीजन पड़ा हुआ है, तो क्या ख्याल है जब इधर कोई इन्फेक्शन होगा तो एक्सिलरी रीजन के लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा इंटेस्टाइन में होती है, आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है कि इंटेस्टाइन के साथ एक फैट होता है जिसको कहते हैं मेजेंट्री, उस मेजेंट्री में भी लिम्फ नोड पड़े हुए हैं। तो क्या ख्याल है, इंटेस्टाइन का कोई इन्फेक्शन हुआ या यहाँ पे अपेंडिसाइटिस हुआ तो मेजेंटेरिक लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जिस जिस एरिया को वो ड्रेन कर रहे होते हैं उस एरिया में इन्फेक्शन होगा तो वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा कहाँ पे होते हैं, वायरल इन्फेक्शन वगैरह में भी लिम्फ नोड स्वेल हो। अब आपने एक बात याद रखनी है कि वायरल इन्फेक्शन जो बच्चे में होते हैं उसकी वजह से भी बैक्टीरिया होता है, और वो एक्यूट यानी कि वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे अक्सर चिकन पॉक्स वगैरह निकलते हैं तो उन बच्चों के लिम्फ नोड देखोगी स्वेल हुए होते हैं, तो वो एक्यूट लिम्फेडिनोपैथी होती है। लिम्फेडिनोपैथी यानी लिम्फ नोड स्वेल हो गए हैं। अब जो स्वोलन लिम्फ नोड होते हैं वो आपको स्वेल होते हैं, ग्रे रेड कलर के नजर आते हैं, इंगॉर्ज्ड होते हैं। इंगॉर्जमेंट का मतलब होता है कि वहाँ इन्फ्लेमेशन चल रही है, ब्लड बहुत ज़्यादा जमा होता है, तो रेड 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 सा नजर आता है। जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स होती हैं, जब वो सेकेंडरी बनती है अंदर जर्मिनल सेंटर बन जाते हैं। अब जर्मिनल सेंटर में क्या है, सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं ना, ताकि वो अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकें इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, तो वहाँ माइटोटिक फिगर ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा मैक्रोफेजेस भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे आपको, और उन मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये सारे सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या बैक्टीरिया भी मर रहा है, तो सारी गंदगी को अपने अंदर ले जाना मैक्रोफेज का काम होता है। क्योंकि मैक्रोफेज जब आप देखोगे ना, इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स के जो मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फ नोड में जो मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं उसमें आपको बैक्टीरिया मिलेगा और डेड और नेक्रोटिक सेल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब पायोजेनिक इन्फेक्शन है, पायोजेनिक इन्फेक्शन कौन से होते हैं, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन है, तो जब कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन होगा तो उसमें आपको न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि न्यूट्रोफिलिक जो हमारे पास साइटोसिस हो रहा था, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की अमाउंट ज़्यादा हो रही थी, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि वो पायोजेनिक इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो न्यूट्रोफिल प्रोमिनेंट होंगे तो इस बात का मतलब क्या है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, और ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स पड़ी हुई होती है ना, इनके सेंटर में निक्रोसिस शुरू हो जाता है, डेथ शुरू हो जाती है, सेल डेथ। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को मारते मारते सेल्स भी डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, निक्रोसिस होता है, तो आपको इन सेंटर्स में निक्रोसिस भी नज़र आता है जिनमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पस सी बन जाती है। उसके अलावा
न्यूट्रोफिल्स फॉलिकल्स में आएँगे, लिम्फोइड साइनस में भी चले जाते हैं। अक्सर हमने पढ़ा था ना कि 7 साइनसेस पड़े होते हैं, तो लिम्फोइड साइनस में भी चले जाएँगे। उसके अलावा अब ये जो साइनसेस होते हैं, साइनसेस के इर्द-गिर्द क्या पड़ी हुई है? वेसल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो वेसल्स के अंदर क्या है? एंडोथेलियल सेल्स हैं, तो एंडोथेलियल सेल्स भी एक्टिवेट होंगे और वो भी एनलार्ज हो जाएँगे। तो ये चेंजेज़ आपको सारी लिम्फ नोड में नज़र आएँगी और अगर आपने एक दफ़ा लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देख लिया, तो आपको ये मॉर्फोलॉजी बहुत आराम से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस होता है, उसमें लिम्फ नोड कैसे होंगे? स्वेल होंगे और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन के साथ आएगा, यानी कि आप उन नोड्स को हाथ लगाओगे तो उनमें पेन होगा, वो पेनफुल होंगे। और जब एब्सेस बनी हुई होती है, यानी कि जब वहाँ पे पस बनी हुई होती है, तो नोड्स फ्लक्चुएंट भी होते हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि फ्लक्चुएंट होता है कि आप ऊपर उँगली लगाओगे तो आपकी उँगली अंदर प्रेस होना स्टार्ट होगी क्योंकि अंदर पस बनी हुई है और ऊपर स्किन रेड होगी, हॉट होगी क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से है। और मैंने वो दिखाया था ना ड्रेनिंग साइनस के, ये लिम्फ नोड था, अंदर स्किन फटती है, अक्सर सुराख होता है और वो पस बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं साइनस। और अगर काफ़ी टाइम से चल रहा है तो इन्फ्लेमेशन रिज़ॉल्व होती है और स्कारिंग भी शुरू हो जाती है। उसके अलावा क्रॉनिक या नॉन स्पेसिफिक लिम्फेडिनाइटिस भी हो सकती है, यानी कि काफ़ी टाइम से चली आ रही होती है और वो किस वजह से होती है? जब कोई इम्यून रिएक्शन होता है या इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलाई आते हैं और वो ये कराते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में देख लें, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, फॉलिकल्स हमने पढ़ी नहीं जिसमें बी सेल होती हैं, उसका जो हाइपरप्लेजिया है, तो क्या ख्याल है इसके हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो अंदर क्या पड़े हुए हैं? बी सेल्स। तो बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया किस वजह से होता है? वो सारी चीज़ें जो कि हेमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि किसको स्टिमुलेट करेंगे? एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेंगे। उसके अलावा जर्मिनल सेंटर्स भी बड़े-बड़े आपको नज़र आते हैं क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जर्मिनल सेंटर बनते हैं, जो बात मैंने डिस्कस कर ली। सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि साइड पे, यानी कि ये देखो ये पूरा फॉलिकल है, सेंटर में जर्मिनल सेंटर बने हुए हैं, यहाँ सारे बी सेल पड़े हुए हैं और ये कोने पे ना कुछ इनएक्टिव बी सेल्स भी पड़े होते हैं जो बेचारे अभी काम नहीं कर रहे। उनको क्या नाम देते हैं? नाइव बी सेल। नाइव यानी कि शरीफ से हैं, अभी उनको काम करना नहीं आता, तो इस ज़ोन को क्या नाम देते हैं? मेंटल ज़ोन का नाम देते हैं, यानी कि इसमें नाइव बी सेल्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा जर्मिनल सेंटर पोलराइज़्ड होते हैं। पोलराइज़्ड का मतलब क्या आता है कि इनके 2 डिफरेंट रीजन होते हैं, एक डार्क ज़ोन होता है, एक लाइट ज़ोन होता है। डार्क ज़ोन में क्या होता है कि जो प्रोलिफरेटिंग ब्लास्ट सेल्स होते हैं, यानी कि जो डिवाइड कर रहे हैं उनको सेंट्रोब्लास्ट कहते हैं, वो होते हैं। और लाइट ज़ोन में वो सेल्स होते हैं जो जिनका जो न्यूक्लियस होता है ना, यानी कि लाइट ज़ोन में ऐसे सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस का कॉन्टूर अजीब-सा होता है और उनके अंदर तोड़-फोड़ चल रही होती है या क्लीवेज चल रहा होता है, तो उनको कहते हैं सेंट्रोसाइट्स। यानी कि डार्क ज़ोन में सेंट्रोब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट होते हैं यानी इमैच्योर सेल्स, और जो लाइट ज़ोन होता है उसमें साइट्स होते हैं यानी कि सेंट्रोसाइट्स यानी मैच्योर सेल्स होते हैं। और जर्मिनल सेंटर में आपको क्या नज़र आएँगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस। क्यों? क्योंकि जर्मिनल सेंटर में एक्टिव बी सेल्स हैं, तो इसका मतलब है वहाँ एंटीजन आया हुआ है। एंटीजन कौन लेके आता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन-कौन से हैं? डेंड्रिटिक सेल जो स्किन में बड़े होते हैं और मैक्रोफेजेस जो हमारी बॉडी में हर जगह होते हैं। और इन मैक्रोफेजेस को जो एंटीजन को लेके आते हैं इनको कहते हैं टिंजेबल बॉडी मैक्रोफेजेस। और इन मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर डेब्रिस पड़े हुए होते हैं बी सेल्स के। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेजेस का क्या काम है कि यहाँ पे सपोज़ ये फॉलिकल पड़ी हुई है ना, अंदर बी सेल है, बी सेल काम कर के एक टाइम उन्होंने मरना भी तो है ना, तो जो बी सेल काम करने के बाद उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई, वो कहते हैं बाय बाय अब हम जा रहे हैं। तो अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि उनको खा लेते हैं और उनकी अपोप्टोसिस होनी होती है क्योंकि वो अपना काम कर चुके हैं, तो वो वाले बी सेल्स भी आपको मैक्रोफेजेस में नज़र आते हैं। और वो क्यों नज़र आते हैं कि अगर बेचारे काम कर रहे थे या कभी काम करते-करते थक जाते हैं कि अब वो एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ नहीं बना पा रहे, तो अब मैक्रोफेज कहता है कि तुम्हारा ज़िंदा रहने का फ़ायदा क्या है? तुम तो कोई फ़ायदा दे ही नहीं रहे क्योंकि तुम एंटीबॉडी नहीं बना रहे, तो मैक्रोफेजेस उनको खा लेते हैं और इस वजह से जो मैक्रोफेजेस कहलाएँगे वो क्या कहलाएँगे? टिंजेबल बॉडी मैक्रोफेज। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो फॉलिकल्स होती हैं इनका हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक इम्यून रिएक्शन होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी एक इन्फेक्शन है, एचआईवी का इन्फेक्शन है, इसमें हाइपरप्लेजिया होगा। अब ये जो हाइपरप्लेजिया होता है ना, ये फॉलिकुलर लिम्फोमा के सिमिलर होता है। अच्छा, हाइपरप्लेजिया होता है सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं और लिम्फोमा का मतलब क्या होता है? कोई भी जब मैस बन जाता है ना, यानी कि फॉलिकल्स डिवाइड होते-होते जब एक मैस बना लेती हैं तो उसको कहते हैं फॉलिकुलर लिम्फोमा। ये बिल्कुल सिमिलर होता है। फीचर्स जो हैं हमारे पास रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया के, यानी कि ये रिएक्टिव है ना, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें लिम्फ नोड का जो स्ट्रक्चर है, यानी पूरा जो मैंने लिम्फ नोड दिखाया था उसका स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं आते, ठीक है? और उसमें टी जोन, उसके साइनोसाइड सब कुछ सही रहता है। उसके अलावा इसमें जो फॉलिकल्स होती हैं ना, यानी कि जो रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया हो रहा है फॉलिकल्स का, इसमें जो आपको क्या नज़र आएंगे? जो फॉलिकल्स नज़र आते हैं इनकी साइज़ और शेप क्या होती है?
इनकी साइज़ और शेप आपस में वेरिएशन चल रही होती है, यानी कि साइज़ और शेप फॉलिकल्स का डिफरेंट होता है। एक बड़ी, एक छोटी शेप हो सकता है, गोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये सारी वेरिएशन चल रही होती हैं। उसके अलावा रिएक्टिव हाइपरप्लेज़िया में और क्या-क्या चीज़ चल रही होती है कि माइटोटिक फिगर ज़्यादा होंगी, यानी कि जो जर्मिनल सेंटर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइटोसिस चल रहा होगा ताकि एक्टिव बी सेल्स प्रोड्यूस हो सकें। उसके अलावा माइटोटिक फिगर्स के अलावा फेगोसिटिक मैक्रोफेजेस है, जो मैंने बताया था टेंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस। लाइट ज़ोन और डार्क ज़ोन मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि डार्क ज़ोन में सेंट्रोब्लास्ट हैं जो इमेच्योर सेल्स हैं जो अभी प्रोलिफरेट कर रहे हैं, और लाइट ज़ोन में क्या है कि हमारे पास मैच्योर सेल्स हैं, सेंट्रोसाइट्स हैं। और क्या-क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको नियोप्लास्टिक फॉलिकल्स में नहीं मिलेंगी। तो जब मैंने बी सेल्स यानी जब मैंने ये फॉलिकल्स देखी, जब मैंने लिम्फ नोड की फॉलिकल्स देखी, मुझे ये 3 चीज़ें मिल गईं, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्टिव है, नियोप्लास्टिक नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है वो कैंसर की वजह से हो रहा है और वो नियोप्लास्टिक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, आपको किसी भी फॉलिकल के डायग्नोसिस बनाने के लिए ज़रूरी है, आपको पता चलेगा कि वो रिएक्टिव है या प्लास्टिक है। उसके अलावा पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया, ये मैंने कहा था फॉलिकल है और ये इसका पैराकॉर्टिकल ज़ोन है, इसमें पड़े होते हैं टी सेल्स। इसका हाइपरप्लेजिया क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ये हमने कहा था ना कि ये हेमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, तो इसकी स्टिमुलेशन होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जो स्टिमुलेट करते हैं। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन स्टिमुलेट करते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, ठीक है। तो टी सेल्स में क्या-क्या आपको नज़र आएगा, क्योंकि अभी इमेच्योर सेल्स भी तो होते हैं, तो इम्यूनोब्लास्ट होंगे, उसके अलावा मैच्योर सेल्स होंगे या जो एक्टिवेटेड टी सेल्स वो भी नज़र आएँगे, ठीक है। और एक्टिवेटेड टी सेल्स जो हैं वो नॉर्मल टी सेल के कंपैरिज़न में कितने ज़्यादा होंगे, 3 टू 4 टाइम्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इसलिए। और इनके न्यूक्लियाई राउंड होते हैं, और राउंड न्यूक्लियाई होता है, अंदर ओपन क्रोमैटिन पड़ा हुआ होता है। उसके अलावा इनके न्यूक्लियाई राउंड होते हैं और अंदर जो न्यूक्लियोलाई होते हैं वो भी प्रोमिनेंट होते हैं, और इनके अंदर थोड़ा-सा पेल साइटोप्लाज़्म होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जो कि टी सेल्स पैराकॉर्टिकल रीजन में पड़े हुए होते हैं। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं अच्छे से। इसमें हमें फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया नज़र आ रहा है। ये देखो, ये डार्क ज़ोन है जिसमें हमने पढ़े थे कि हमारे पास सेल्स होते हैं। ये लाइट ज़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये सारे मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, इनको हम कहते हैं टेंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस, जो सारे अपोप्टोटिक सेल्स को खा के बैठे हुए हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से कर लेंगे तो आपको सारी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ जानी है। उसके अलावा हमने क्या कहा है कि वो जो ये हमारे पास फॉलिकल्स, इसके अलावा जो टी सेल्स था, ये जब एक्सपेंडेड टी सेल है एनक्रोच करता है, यानी कि ये ज़ोन एनक्रोच करता हुआ जाता है, और ये और ज़्यादा क्या करता है कि जब ये बढ़ता जाएगा तो ये फॉलिकल्स को एनक्रोच करेगा, यानी कि इनकी जगह आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ देख के ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है ये लिम्फोइड नियोप्लाज़्म है, तो इससे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा साइनोसॉइडल और वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल, मैंने बताया है कि उनकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो साइज़ में बढ़ जाएँगे। और उसके अलावा मैक्रोफेजेस और इओसिनोफिल्स भी जो है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा इन्फेक्शन चल रहा है, तो मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स भी ज़्यादा होते हैं और यहाँ से टी सेल में चेंजेस आती हैं। अब साइनस हिस्टोसाइटोसिस मैंने डायग्राम आपको दिखाई थी, तो साइनस के जो हिस्टोसाइट्स होते हैं ना, यानी कि जो सेल्स होते हैं, इसको रेटिकुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। रेटिकुलम की डायग्राम हमने देखी थी, रेटिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ये देखो, इस डायग्राम में ये हमारे पास पड़ा हुआ है ना, टी सेल का रीजन है, टी सेल का जोन, इसको एनलार्ज किया हुआ है, और ये देखो अंदर फाइबर्स पड़ी हुई हैं, ये हैं रेटिकुलर फाइबर्स। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना कि साइनस हिस्टोसाइटोसिस, उसमें ये बेसिकली इस रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें कि इसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, तो रेटिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि लिम्फेटिक साइनोसॉइड्स होती हैं ना, उनके इर्द-गिर्द जो एंडोथेलियल सेल्स पड़े हुए होते हैं। साइनोसॉइड्स ये होती है ना, वेसल्स ही होती हैं बेसिकली, उनके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स पड़े हुए हैं, उनका भी नंबर और साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा मैक्रोफेजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है कि लिम्फ नोड के अंदर ये सारे मसले चल रहे होते हैं, और ये अक्सर कब चलता है, साइनस हिस्टोसाइट का, ये जो इस तरह का जो हाइपरप्लेजिया, ये किसके सिमिलर होता है? हमने कहा है ना कि रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया कैंसर के हाइपरप्लेजिया से सिमिलर होते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिम्फ नोड में ऐसा हाइपरप्लेजिया बिल्कुल चल रहा होता है, तो ये उसके सिमिलर होता है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि लिम्फ नोड जो क्रॉनिक में होता है, एक्यूट में हमने पढ़ा था टेंडर होते हैं, यानी हाथ लगाएँगे पेशेंट को दर्द होगा। क्रॉनिक में नॉन टेंडर होंगे और एनलार्जमेंट आहिस्ता-आहिस्ता आकर करेगी, ठीक है? और एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसमें नहीं होती है। ये ज़्यादातर जो क्रॉनिक जो हमारे पास चल रही है ना, क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस, ये ज़्यादातर एक्सिलरी लिम्फ नोड में, जो कि बाजू को ड्रेन करते हैं, और जो टाँगों को ड्रेन करते हैं, यहाँ इंग्वाइनल लिम्फ नोड, उनके अंदर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और कभी-कभी क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो सारे इम्यून सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पहले तो हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, ये नॉन लिम्फॉइड ऑर्गन जो स्प्लीन और उन चीज़ों के अलावा थे, नॉन लिम्फॉइड ऑर्गन्स में अगर इम्यून सेल्स जमा होना स्टार्ट हो जाएँगे, उसको हम कहते हैं टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, यानी कि वो ऑर्गन अब टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन बन जाएँगे, कि पहले वो लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है, लेकिन उन सेल्स की वजह से बन गए हैं।
अब जो क्लासिकल एग्जांपल है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की, जिसमें एच पाइलोरी, जो अक्सर हम कहते हैं ना कि ये पेशेंट आता है हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, कि उसको हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। उसमें क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस चल रहा होता है। उसमें जो स्टमक होता है ना, स्टमक, ये सपोज़ स्टमक है, इसके म्यूकोज़ा में जो लिम्फोइड सेल्स पड़े होते हैं, उनका क्या हो जाता है कि आपको एग्रीगेशन उसमें लिम्फोसाइट्स की नज़र आती हैं, और लिम्फोसाइट की एग्रीगेशन को इंटेस्टाइन में हम क्या नाम देते हैं? पेयर पैचेस का नाम देते हैं, ठीक है? तो ये आपको नज़र आएगी। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन का मसला चल रहा होता है, और वो क्या होता है कि उसमें बी सेल्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट्स है ना, और ये उसके इर्द-गिर्द जो मेम्ब्रेन है साइनोवियम है, तो साइनोवियम के अंदर जब आपको लिम्फोसाइट नज़र आते हैं, तो ये साइनोवियम इन्फ्लेम नज़र आएगी। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसका नाम है लिम्फोटॉक्सिन, ये भी साइटोकाइन। अब जो लिम्फोटॉक्सिन होता है ना, इसका क्या काम होता है कि ये एक साइटोकाइन है जो कि पेयर पैचेस को चाहिए। इस लिम्फोटॉक्सिन का क्या काम होता है कि इसने नोड के बाहर, यानी कि लिम्फोटॉक्सिन, लिम्फोइड सेल्स में से लिम्फोटॉक्सिन रिलीज़ होता है, इसने जाके एक्स्ट्रा नोडल, यानी कि नोड से बाहर जाके इन्फ्लेमेशन करानी है और वहाँ लिम्फोइड सेल को जमा कराना है। एक तो लिम्फोइड सेल्स में, एक तो हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन्स में इम्यून सेल्स जमा हो रहे हैं ना, लिम्फोइड सेल्स, ये लिम्फोटॉक्सिन जब रिलीज़ करते हैं तो लिम्फोटॉक्सिन क्या करते हैं कि नोड से बाहर जाके किसी भी जगह पे वहाँ पे एग्रीगेशन कराते हैं सेल्स की। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली, एक्यूट और क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस।